सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। इस सब्जेक्ट की है 7th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है विकास के सिद्धांत। अब देखो, विकास के काफ़ी सारे सिद्धांत होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में बीएड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा सीटेट यूपीटेट में भी बहुत पूछा जाता है, तो आप अभी पढ़ लीजिए। सीटेट में आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर बीएड एग्जाम की बात की जाए तब एक साल ये क्वेश्चन इस तरह भी आ गया था आपके पेपर में कि वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत बता दीजिए। तो ऐसे भी दे सकते हैं। बाकी ये विकास के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। किसी भी तरह से क्वेश्चन आए आपको यही बातें लिखनी है। सबसे पहले विकास के सिद्धांतों की बात करते हैं। ये होता क्या है? ऐसा कोई भी सिद्धांत जो हमारे विकास की व्याख्या करे, हमारा जो विकास होता है वो किस प्रकार होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाओं को फॉलो करता है, तो उस सिद्धांत को हम विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो ये लाइनें भी आप लिख सकते हैं अगर पेपर में लिखना चाहते हैं तो। विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं। यहाँ पर हम लगभग 12 सिद्धांत कवर कर रहे हैं। ये 12 हेडिंग आप लिख लीजिए पेपर में। आपको बस ये हेडिंग ही याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि बाकी इनके अंदर में जो लिखा जाएगा, इनके अंदर जो कंटेंट इनका लिखा जाएगा हेडिंग्स का, वो बहुत आसान है। वो तो आप आसानी से समझ जाएंगे, अपने शब्दों में बनाकर लिख देंगे। बस ये 12 हेडिंग याद करना ही आपके लिए एक पॉइंट होगा। किस तरह से आप याद करें वो आपकी मर्जी है। अब एक एक करके हम इन सिद्धांतों को देखते हैं। सबसे पहला हमारा सिद्धांत होता है विकास का, सकल विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये हमारे एक सिद्धांत होता है विकास का, सकल विकास का सिद्धांत। अगर हम विकास की बात करें तब हमारे जो विकास होता है उसके काफ़ी सारे पक्ष होते हैं, काफ़ी सारे आयाम होते हैं, क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है शारीरिक विकास, शरीर में विकास होगा। एक होगा मानसिक विकास, हमारी बुद्धि का विकास होगा। एक होगा संवेगात्मक, जो हमारा गुस्से वगैरह होते हैं, इमोशंस, उनमें भी विकास आता है। एक भाषाई विकास होता है, हम भाषा बोलनी भी सीखते हैं। एक हमारा सामाजिक विकास होता है, हम भी सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो विकास के काफ़ी सारे आयाम होते हैं। हमारा ये सिद्धांत ये कहता है ये विकास के सभी आयाम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सभी का विकास एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे का शारीरिक विकास होगा, बाद में मानसिक विकास होगा, उसके बाद भाषाई विकास होगा। ऐसा नहीं होता। विकास के जितने भी आयाम हैं उन सभी आयामों का विकास एक साथ ही होता है। अगर इस बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, तब इसका भाषाई विकास भी हो रहा है, ये भाषा भी बोलने सीख रहा है। मानसिक विकास भी हो रहा है, बुद्धि भी इसकी अच्छी हो रही है। सामाजिक विकास भी हो रहा है, सामाजिक गुण भी ये सीख रहा है। मतलब विकास के जो ये आयाम होते हैं उन सभी का विकास एक साथ होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी का पहले होगा किसी का बाद में। अगर विकास के किसी एक आयाम का विकास हो रहा है तब इसका मतलब है दूसरे आयामों का भी विकास जरूर हो रहा होगा। विकास के बहुत से आयाम अथवा क्षेत्र होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई, संवेगात्मक आदि। इस सिद्धांत के अनुसार, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास के इन सभी आयामों का विकास एक साथ होता है, आगे पीछे नहीं। अर्थात जिस समय शारीरिक विकास हो रहा होता है उसी समय बालक का मानसिक, भाषिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विकास भी हो रहा होता है। इस प्रकार जो विकास के ये आयाम होते हैं इन सभी का विकास एक साथ होता है। यह सिद्धांत क्या होता है? बालक के विकास जितने भी प्रकार के होते हैं, जितने भी विकास के क्षेत्र होते हैं, सब में विकास एक साथ होता है, आगे पीछे नहीं होता। दूसरा हमारा सिद्धांत हो जाता है सह संबंध का सिद्धांत है। ये जो विकास के आयाम हमने यहाँ पर पढ़े हैं इन सब में सह संबंध होता है, हमारा ये सेकंड सिद्धांत कहता है। अगर विकास के किसी एक आयाम में कोई दिक्कत आएगी तो उसका प्रभाव दूसरे विकास पर भी पड़ेगा। पहले वाला सिद्धांत तो ये कहता है कि इन सब का विकास एक साथ होता है, या दूसरे वाला सिद्धांत ये कहता है ये जो विकास के आयाम है ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर किसी एक आयाम का विकास तेजी से होगा तो बाकी का भी तेजी से होगा। अगर किसी एक आयाम का विकास रुक गया तो बाकी का भी रुक जाएगा। ये वाला सिद्धांत तो कहता है कि सबका एक साथ विकास होता है। ये वाला सिद्धांत कहता है कि जो विकास के आयाम होते हैं वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इन दोनों में ये हल्का सा अंतर है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के जो सभी क्षेत्र होते हैं वे आपस में अंतर संबंधित होते हैं। अर्थात विकास का एक आयाम दूसरे आयामों को प्रभावित करता है। अगर बालक के किसी एक पक्ष का विकास तीव्र गति से होता है तब उसके दूसरे पक्षों का विकास भी तीव्र गति से होगा। बालक के किसी एक क्षेत्र के विकास में बाधा आने पर उसके दूसरे क्षेत्र का जो विकास है वह भी अवरुद्ध हो जाएगा।
जैसे अगर किसी बालक का मानसिक विकास रुक गया तब उसका शारीरिक भाषाई विकास भी प्रभावित होगा। इस सिद्धांत का मतलब क्या है, जो विकास के आयाम होते हैं ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक में कमी आती है तो दूसरे में भी कमी आ जाती है। अगर इस बालक का मानसिक विकास रुक गया, ये मंदबुद्धि बालक हो गया मंदबुद्धि, तब इसका शारीरिक और भाषाई विकास भी रुक जाएगा, वह भी अच्छी तरह से नहीं होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में हल्का सा अंतर है। पहले वाला पॉइंट कहता है कि सभी विकास एक साथ होंगे, दूसरे वाला पॉइंट कहता है जो विकास होते हैं विकास के जो क्षेत्र होते हैं वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक साथ तो होते ही होते हैं, लेकिन अगर एक में कमी आ गई तो उसका प्रभाव दूसरे में भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट विकास के सिद्धांत की बात कर लेते हैं हम, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका मतलब होता है एक प्रकार की जाति प्रजाति के विकास में समानता होती है। जैसे अगर मुर्गी का विकास होगा तो मुर्गी की तरह का होगा, बत्तख का विकास बत्तख की तरह का होगा, हिरन का विकास हिरन की तरह का होगा, मानव का विकास मानव की तरह का होगा। जिस प्रकार की हमारी जाति प्रजाति है उसी प्रकार का हमारा विकास होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शेर के बच्चे का विकास हिरन के बच्चे की तरह हो जाए या एक चिड़िया के बच्चे का विकास मुर्गी के बच्चे की तरह का हो जाए। सबके विकास अपनी तरह का होगा। जितनी जाति प्रजाति होती है सबके विकास होने का एक अलग तरीका होता है, और उस जाति प्रजाति के सभी बालकों का विकास उसी जाति प्रजाति के विकास से संबंधित होता है, किसी दूसरी जाति प्रजाति के विकास से नहीं। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी जाति के विकास में समानता देखने को मिलती है, किसी भी जाति के जो बालक होते हैं उनके विकास में समानता देखने को मिलती है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणी अपनी जाति प्रजाति के अनुरूप ही विकास का अनुसरण करते हैं, अर्थात एक जाति के विकास में समानता देखी जाती है। जैसे मानव जाति के सभी बालकों का विकास एक ही प्रकार से होगा, चाहे वह भारत में पैदा हुआ हो या फिर अमेरिका में। ठीक इसी प्रकार शेर का विकास शेर की तरह का होगा, बंदर का विकास बंदर की तरह का होगा आदि। तो आसान पॉइंट है ये। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब देखो तीसरा सिद्धांत हमें क्या कहता है, किसी एक जाति के सभी बालकों का विकास एक तरह से ही होगा। लेकिन चौथा सिद्धांत हमें क्या कहता है, किसी भी एक जाति के बालकों का विकास तो एक तरह से होगा, लेकिन उसमें फिर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, वह बिल्कुल एक तरह से नहीं हो सकता, सबका विकास हल्का हल्का सा अलग जरूर होगा। यह सिद्धांत तो हमें यह कहता है मानव के सभी बालकों का विकास एक तरह से होगा। और जो चौथे वाला सिद्धांत है ये हमें ये कहता है कि जो मानव के बालक है उनका विकास एक तरह से तो हो सकता है, लेकिन बिल्कुल एक तरह से नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अंतर हमें उसमें जरूर देखने को मिलेगा। कोई जल्दी चलने लगता है, कोई देर से चलने लगता है, कोई जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई बहुत दिनों बाद जाके बोलना सीखता है, कोई ज्यादा सामाजिक हो जाता है, किसी का बौद्धिक विकास ज्यादा अच्छा हो जाता है। एक तरह से तो हो सकता है, लेकिन बिल्कुल एक तरह से नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ अंतर हमें जरूर देखने को मिलेगा। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। किसी एक जाति के बालकों का विकास एक ही प्रकार का होता है, फिर भी उसमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य देखने को मिल जाते हैं। जैसे किसी बालक की लंबाई पहले बढ़ जाती है, किसी की बाद में जाकर बढ़ती है। कोई पहले बोलना सीख लेता है, कोई बाद में बोलना सीखता है। सभी व्यक्ति तुतलाकर नहीं बोलते, कोई कम सामाजिक होता है, कोई ज्यादा सामाजिक हो जाता है। इस प्रकार ये दोनों सिद्धांत भी एक दूसरे से मिलते जुलते से प्रतीत होते हैं। ये वाला सिद्धांत तो कहता है कि मानव जाति के सभी बालकों का विकास एक प्रकार होगा। ये वाला सिद्धांत कहता है कि सभी का विकास बिल्कुल एक समान नहीं हो सकता, उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट पॉइंट है निरंतर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास कभी नहीं रुकता, वह जन्म से लेकर मरण तक चलता है। जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, निषेचन से लेकर जब बालक माता की कोख में होता है तब से उस बालक का विकास होना शुरू हो जाता है, गर्भ से लेकर और मृत्यु तक चलता है। देखो विकास क्या होता है, विकास होता है परिवर्तन की प्रक्रिया। बालक कुछ भी सीख रहा है, शारीरिक रूप से बड़ा हो रहा है, बुद्धि में कुछ सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, भाषा सीख रहा है, इमोशनली मजबूत हो रहा है, सामाजिक गुण सीख रहा है, तो ये कुछ भी चीज बालक सीख रहा है उसे ही हम विकास कहते हैं। और ये चीज बालक हमेशा सीखता रहता है जब तक वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता। मतलब विकास कभी नहीं रुकता किसी भी व्यक्ति या किसी भी बालक का, वह हमेशा चलता रहता है। जब वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तभी उस व्यक्ति का विकास रुकता है, अदरवाइज विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास कभी न रुकने वाली और कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है, जिसे हम वोम टू टोम बोलते हैं। टोम मतलब हमारी समाधि, वोम मतलब हमारे माता की कोख गर्भ।
व्यक्ति बहुत से नए नए तथ्य सीखते रहते हैं, क्रियाएं सीखते रहते हैं, भाषाई परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ सीख सकते हैं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस प्रकार उनका विकास निरंतर चलता रहता है, क्योंकि वे निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। विकास कभी नहीं रुकता। विकास कब रुकता है किसी व्यक्ति का? जब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा निश्चित क्रम का सिद्धांत। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। अगर बालक अपना कोई भी विकास कर रहा है या बालक कोई भी नई चीज सीख रहा है तो उसका एक निश्चित क्रम होगा। जैसे बालक के चलने का विकास हो रहा है, तब निश्चित है कि बालक पहले ऐसे लेटा रहेगा, फिर घुटने के बल चलेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद चलना सीखेगा, उसके बाद भागेगा। तो ये एक निश्चित क्रम है बालक का। अगर कोई बालक पैदा हुआ है तो ऐसा नहीं हो सकता कि बालक पैदा होने के बाद पहले भागने लगे और बाद में घुटनों के बल चलना सीखे। ऐसा नहीं हो सकता। ये एक निश्चित क्रम है। बालक का कोई भी विकास हो रहा हो वह निश्चित है किस क्रम में होगा। जैसे अगर बालक कोई लिखना सीख रहा है, पेन से लिखना सीख रहा है, तब बालक पहले पेन को पकड़ना सीखेगा, चाहे गलत तरीके से पकड़े चाहे सही तरीके से पकड़े, वह पकड़ना सीखेगा। उसके बाद वह जनरल साइंस में ऐसे घुचड़ू मुचड़ू लिखना सीखेगा कॉपी वगैरह में। उसके बाद वह गलत वर्ण बनाएगा, जैसे कै बना रहा है तो कै का ऐसे कर देगा, और उसके बाद वह सही वर्ण बनाना सीखेगा। यही होता है क्रम विकास का, लिखने वाले विकास का क्रम यही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कोई बालक पैदा हुआ है सबसे पहले वह कै ख सही लिखना शुरू कर देता है और बाद में जब वह 3-4 साल का होता है तब वह पेंसिल या पेन पकड़ना सीखता है। तो ऐसा नहीं होता। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। बालक कोई भी नई चीज सीख रहा है उसका एक निश्चित क्रम होगा। सभी बालक उसी क्रम में सीखते हैं, किसी दूसरे क्रम में नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है। जैसे बालक पहले बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है और फिर दौड़ना सीखता है। ऐसा नहीं कि बालक पहले दौड़ता है और फिर चलता है। ठीक इसी प्रकार बालक पहले पेंसिल पकड़ना सीखता है, फिर सामान्य रूप से कॉपी में उसे पेंसिल को चलाना सीखता है, इस तरह गुचड़ू मुचड़ू करके। उसके बाद कोई विशेष वर्ण बनाना सीखता है। इस प्रकार विकास का एक निश्चित क्रम होता है और सभी बालक उसी क्रम का पालन करते हैं अपने विकास में। विकास सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। देखो, सामान्य क्रियाएं में होती है जिन्हें करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, आसान होती हैं, उन्हें कोई भी कर लेता है। विशिष्ट क्रियाएं ऐसी होती हैं जो किसी एक चीज में विशेष होती हैं कि वे उसी प्रकार से की जाएंगी। अगर मैं आपको बताऊं कोई भी बच्चा इस तरह से पेंसिल चला सकता है तो ये तो एक सामान्य क्रिया हो गई, सभी बच्चे कर सकते हैं। लेकिन मुझे कै लिखना है या ख लिखना है या ट लिखना है तो ये विशेष क्रिया हो गई, मुझे इसी तरह से पेंसिल चलानी होगी तभी ये वर्ण बनेंगे। तो ये विशेष होता है। सामान्य काम कोई भी आसानी से कर लेता है, विशेष काम जो एक फिक्स तरीके से होंगे उसी तरीके से होंगे, उसी तरीके का हमें पालन करना पड़ेगा। जब बालक का विकास होता है तब बालक पहले तो सामान्य क्रियाएं करता है, बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। जैसे बालक ये लिखना सीख रहा है तो ये पहले सामान्य क्रिया करेगा, ऐसे पेन को पकड़ लेगा और गुचड़ू मुचड़ू करता रहेगा जिस तरह से ये कर रहा है। तो ये सामान्य क्रिया है। और बाद में ये विशेष क्रिया करेगा, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब यह कोई एक लेटर बनाना सीखेगा। ठीक इसी प्रकार अगर बालक चलना सीख रहा है तब वह सामान्य रूप से चलेगा दोनों पैरों से, जैसे सब चल लेते हैं। बाद में वह कोई विशेष चाल चलने सीखेगा, एक पैर पर चलना सीखेगा, कूद कूद कर चलना सीखेगा, जैसा भी होगा। अगर हम बोलने की बात करें तब बालक सबसे पहले सामान्य रूप से बोलना सीखेगा, जैसे हम बोल लेते हैं। बाद में कोई एक विशेष प्रकार की बोली बोलना सीखेगा कि तेज आवाज में, कम आवाज में बोल सकता है, रुक रुक कर बोलना है, या किसी एक विशेष तरीके से बालक बोलता है तो वो बाद में सीखेगा। पहले बालक सामान्य काम करना सीखता है, बाद में कोई एक विशेष काम करना सीखता है जो एक विशेष तरीके से ही होता है। यह होता है हमारा 7वां सिद्धांत विकास का। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है। बालक सभी क्षेत्रों में सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करता है, बाद में वह विशिष्ट क्रियाओं को करना सीखता है। जैसे बालक पहले सामान्य रूप से लिखेगा, बाद में कोई विशेष वर्ण बनाना सीखेगा। बालक पहले सामान्य रूप से चलना सीखेगा, बाद में कोई विशेष प्रकार की चाल चलना सीखेगा। बालक पहले सामान्य रूप से बोलना सीखेगा, बाद में कोई विशेष प्रकार की बोली बोलना सीखेगा। इस प्रकार बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और विशिष्ट क्रियाएं बाद में करता है। एकीकरण का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो, ये सिद्धांत ये कहता है कि बालक पहले किसी काम को करता हुआ अपने पूरे शरीर को एक कर लेता है और बाद में उस काम को किसी एक विशेष अंग से करता है। जैसे अगर बालक को उठना है
धरती पे बैठा हुआ है, बालक उठेगा, तो छोटा बालक क्या होता है, देखो उठने का काम किसका होता है, पैरों का होता है या फिर टांग का होता है। पैरों से और टांग से हमें उठ जाना चाहिए, लेकिन बालक क्या करता है, अपने पूरे शरीर को एक कर लेता है किसी भी काम को करते हुए। इसे ही हम बोलते हैं एकीकरण। एकीकरण मतलब उसने पूरे शरीर को एक कर लिया। ये बालक उठना सोच रहा है, उठने की कोशिश कर रहा है, तो इसने पैरों का और पैर टांग का प्रयोग किया, हाथ का भी प्रयोग किया, सर भी नीचे रख दिया, कमर से भी सहारा ले रहा है। तो ये क्या कर रहा है, अपने पूरे शरीर को एक कर देता है। हमारा ये सिद्धांत यही कहता है, एकीकरण का सिद्धांत, कि बालक पहले किसी काम को करते हुए अपने पूरे शरीर को एक कर देता है और बाद में जाकर वह सिर्फ उसी अंग से काम करता है। जब ये बालक बड़ा हो जाएगा तो ये सिर्फ अपने पैरों से और टांग से ही उठ जाएगा, इसे हाथ सर वगैरह का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगर हम इस बच्चे को भी देखें तो ये रो रहा है। अब देखो रोने का काम किसका है, आंखों का है, ज्यादा से ज्यादा मुंह का कह सकते हैं आप, माउथ का कह सकते हैं, आइज का कह सकते हैं अगर रोने का काम है। लेकिन ये छोटा बच्चा है तो ये अपनी पूरी गर्दन भी हिला रहा है, हाथ पैर भी फेंक के मार रहा है, अपनी जो टांगे हैं उन्हें भी फेंक के मार रहा है, पूरा पेट भी हिला रहा है, जबकि रोने का काम तो आंखों का था और माउथ का था। तो इस बच्चे ने क्या किया, किसी भी एक काम को करते हुए इस बच्चे ने अपने पहले तो पूरे शरीर को एक कर दिया। जब यह बड़ा हो जाएगा तब सिर्फ ये अपनी आंखों से या मुंह से रोएगा। तो ये कहता है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि बालक किसी काम को करते हुए पहले तो अपने पूरे शरीर को एक कर लेता है, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तो उस काम को वो किसी एक विशेष अंग से करता है जिससे वह काम किया जाता है, बाद में पूरे शरीर को एक नहीं करता। जैसे पहले रोते हुए बालक हाथ पैर को भी हिलाता है, बड़ा होने के बाद हाथ पैरों को नहीं हिलाता। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सभी अंगों को मिलाकर काम करता है तथा बाद में किसी एक विशेष अंग से काम करना सीखता है। जैसे बालक पहले रोते समय पूरा चेहरा हाथ पैर आदि सब हिलाता है, बड़ा हो जाने के बाद वह सिर्फ चेहरे से ही रोता है, अपने आंखों से मुंह से ही रोता है, ज्यादा वह हाथ पैर पेट वगैरह नहीं हिलाता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम स्थूल से सूक्ष्म क्रियाओं का सिद्धांत। अब ये सीटैट में भी इंपॉर्टेंट है, सीटैट में भी इंपॉर्टेंट है, और जो आपका प्रैक्टिकल वाला आता है ना वो भी पूछ लेता है स्थूल क्रियाएं किसे बोलते हैं, सूक्ष्म क्रियाएं किसे बोलते हैं। स्थूल क्रियाओं को तो हम ग्रोस एक्टिविटीज बोलते हैं, सूक्ष्म क्रियाओं को हम फाइन एक्टिविटीज बोलते हैं। अब देखो स्थूल क्रियाएं क्या होती हैं, जो हम अपनी बड़ी मसल से काम करते हैं ना, अपने शरीर की बड़ी मांसपेशी से जो हम काम करते हैं उसे हम स्थूल क्रियाएं बोलते हैं। जैसे पैर से चलते हैं, टांगों का प्रयोग करके, टांग बड़ी मांसपेशी है, पैर से फुटबॉल को लात मार देते हैं तो ये बड़ी मांसपेशी है हमारा पैर। बाजू हमारी अपनी बाजू का प्रयोग करते हैं हम तो वो बड़ी मांसपेशी है। छोटी मांसपेशी क्या है, हमारी उंगलियां हैं। छोटी मांसपेशी में हम बस अपनी उंगलियों को ही कवर करते हैं जनरली। अगर हम बड़ी मांसपेशी का प्रयोग करते हैं तो उसे हम स्थूल क्रियाएं बोलते हैं, चलना, दौड़ना, कोई सामान उठाना भारी, या फुटबॉल को किक करना, तो ये सब बड़ी मांसपेशियों का काम है। छोटी मांसपेशियों का काम क्या है, उंगलियों का प्रयोग करना, जैसे पेंसिल से लिखना, सुई चलाना कपड़े में, सर्जरी करना किसी की, या फिर चावल के दाने चुगना जमीन में से, या फिर चावल में से कंकड़ चुगना, तो ये छोटे मांसपेशी वाले काम है। तब ये सिद्धांत हमें ये कहता है, नौवां सिद्धांत, कि बालक विकास की प्रक्रिया में पहले तो बड़ी मांसपेशी का प्रयोग करना सीखता है, बाद में छोटी मांसपेशी का प्रयोग करना सीखेगा। ये बालक चलना फिरना तो पहले सीख जाएगा, पूरे हाथ का प्रयोग करना, बाजू हिलाना तो पहले सीख जाएगा, क्योंकि ये बड़ी मांसपेशी है। बालक बड़ी मांसपेशी का प्रयोग करना पहले सीख जाता है, लेकिन जो छोटी मांसपेशियां उंगलियां, उनका प्रयोग करना बालक बाद में सीखता है। इसी वजह से बालक पहले ही जब छोटा होता है तो अपनी गेंद को लात मारना, हाथ से फेंकना सीख जाता है, क्योंकि वो बड़ी मांसपेशी का काम है। लेकिन जमीन पे से चावल उठाना या चावल में से कंकड़ चुगना वह बालक नहीं सीखता, थोड़ा बड़ा होने के बाद सीखता है, क्योंकि चावल चुगना उंगलियों का काम है, छोटी मांसपेशी का काम है। तब बालक विकास की प्रक्रिया में बड़ी मांसपेशी का काम पहले सीखता है, बड़ी मांसपेशी से काम लेना, छोटी मांसपेशी उंगली वगैरह से काम लेना बाद में सीखता है। तो यही होता है हमारा स्थूल से सूक्ष्म क्रियाओं का सिद्धांत। बड़ी मांसपेशी से काम बालक पहले लेगा, छोटी मांसपेशी मतलब उंगलियों से काम बालक बाद में लेना सीखता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया में बालक पहले बड़ी मांसपेशी का प्रयोग करना सीखता है, बाद में छोटी मांसपेशी का। अर्थात पहले बालक स्थूल क्रियाएं करेगा, स्थूल क्रियाएं मतलब बड़ी मांसपेशी से जो क्रियाएं की जाएंगी, तथा बाद में सूक्ष्म क्रियाएं करेगा जो छोटी मांसपेशी से मतलब उंगलियों से की जाएगी। जैसे बालक पहले टांग भुजा पर नियंत्रण पा लेता है तथा बाद में वह अपनी उंगलियों पर नियंत्रण पाता है। इसी सिद्धांत के अनुसार बालक पहले हाथ हिलाना सीख जाता है तथा बाद में उंगलियों से चावल चुगना सीखते हैं। तो ये सिद्धांत इस चीज की व्याख्या करता है।
नेक्स्ट हो जाता है हमारा निश्चित दिशा का सिद्धांत है। अब देखो विकास की दिशा जो होती है वो निश्चित होती है। विकास दो प्रकार की दिशाओं का पालन करता है। सबसे पहला तो ऊपर से नीचे की ओर। अगर बालक गर्भ में है तब गर्भ में किसी भी बालक का सबसे पहले सर बनता है। सर बनने के बाद उस बालक का चेहरा बनेगा, फिर धड़ बनेगा, फिर ये थाई वगैरह बनेंगी, फिर घुटने, फिर पैर बनेंगे। तो बालक का विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है। पहले सर बनता है, बाकी के शरीर बाद में बनता है। तो बालक का विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है। एक दिशा तो ये हो गई बालक के विकास की, ऊपर से नीचे की ओर। दूसरी दिशा ये होती है बालक के विकास की अंदर से बाहर की ओर। पहले बालक के विकास के मध्य के अंग बनते हैं। रीढ़ की हड्डी बनेगी, हमारे गुर्दे वगैरह बनेंगे, दिल बनेगा, हाथ पैर हमारे बाद में बनेंगे। बालक के पहले शरीर के बीच के अंग बनते हैं और बाहर के बाद में बनते हैं। इस वजह से बालक के विकास की हमें दो दिशाएं मिल जाती हैं, एक तो ऊपर से नीचे की ओर, एक मध्य से बाहर की ओर। क्योंकि पहले तो ऊपर के अंग बनते हैं शरीर के, फिर नीचे के अंग बनते हैं। पहले बीच के अंग बनते हैं और ये उंगली वगैरह हाथ वगैरह ये बाहर के अंग बाद में बनते हैं। तो विकास की निश्चित दिशाएं होती हैं, दो दिशाएं होती हैं, ये दोनों याद रखनी है आपको। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा निश्चित होती है। विकास की दिशा सिरे पदाभिमुख होती है। सिफेलोकैडवल सिरे पदाभिमुख मतलब सिर से पैर की ओर होती है। ये पहले वाली दिशा की बात की जा रही है। तो विकास की दिशा निश्चित होती है। एक दिशा तो विकास की सिरे पदाभिमुख होती है, अर्थात विकास सदैव सिर से पैर की ओर चलता है। जैसे बालक के पहले सिर का निर्माण होगा और बालक के बाकी शरीर के अंगों का निर्माण बाद में होगा। इसी के साथ ही विकास की दिशा समीप दूराभिमुख भी होती है, मतलब पहले समीप वाले अंगों का निर्माण होगा और दूर वाले अंगों का निर्माण बाद में होगा। अर्थात विकास सदैव मध्य से बाहर की ओर चलता है। जैसे पहले रीढ़ की हड्डी बनेगी, स्पाइनल कॉर्ड, हृदय, फिर बनेंगे और फिर हाथ बनेंगे। तो ये आसान सा ही सिद्धांत है। बालक के विकास की दो दिशा होती है, एक तो ऊपर से नीचे की ओर होती है, पहले सर बनता है, हाथ पैर वगैरह ये बाद में बनते हैं। इस दिशा को हमने किस नाम से जाना है? सिरे पदाभिमुख बोलते हैं। अगर कोई बोलता है आपसे सिरे पदाभिमुख क्या होता है, ये विकास की एक दिशा होती है। इसका मतलब होता है पहले बालक का सर बनेगा, फिर गर्दन बनेगी, फिर पेट बनेगा, फिर थाई वगैरह बनेगी और सबसे लास्ट में पैर बनेंगे। ऊपर से नीचे की ओर बालक का विकास होगा। दूसरी विकास की दिशा होती है अंदर से बाहर की ओर। इसका नाम हमने समीप दूराभिमुख रखा हुआ है, प्रोक्सिमोडिस्टल। इस अगर कोई आपसे पूछता है समीप दूराभिमुख क्या होता है, ये एक विकास की दिशा होती है। बालक का विकास अंदर से बाहर की ओर चलता है। पहले शारीरिक आंतरिक अंग जो शरीर के समीप होते हैं वे पहले बनते हैं, जो शरीर से दूर होते हैं, बाहर होते हैं, वे बाद में बनते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत की बात कर लेते हैं हम, विभिन्न गति का सिद्धांत। अब देखो विकास की गति अलग अलग होती है। पहली बात तो ये हो जाती है कि हमारे शरीर के जो अंग हैं उनकी बढ़ने की गति अलग अलग होती है। हमारी आंखें 6 साल के होते हैं तभी पूरी बन जाती है, दिमाग हमारा 15-16 साल का जाकर बनता है। इसके अलावा भी हमारी जो विकास की गति होती है वह हमेशा समान नहीं बनी रहती है। कभी हमारी लंबाई जल्दी बढ़ जाएगी, कभी लंबाई हमारी कम बढ़ती है, कभी हमारी बुद्धि बहुत कम गति से बढ़ती है, कभी हमारी तेजी से बढ़ जाती है। तो विकास की विभिन्न गति होती है। पहली बात तो ये हो जाती है हमारा विकास एक गति से नहीं चलता, अलग अलग गति से चलता है। कभी तेजी से हो जाएगा, कभी धीमी गति से होगा, लेकिन होता जरूर रहता है, रुकता नहीं है। दूसरी बात ये हो जाती है हमारे जो शरीर के अंग हैं उनकी भी गति अलग अलग होती है, कोई कभी बढ़ता है, कोई कभी बढ़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास एक समान गति का अनुकरण नहीं करता, बल्कि वह अलग अलग गति से होता है। अर्थात बालक के विकास की गति हमेशा समान नहीं रहती, वह कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। जैसे किसी की लंबाई कभी तेजी से बढ़ती है, कभी बहुत धीमे धीमे बढ़ती है। इसी के साथ ही हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उनकी गति भी अलग अलग होती है, उनके विकास की भी। आँख 6 साल तक बन जाती है हमारी जितनी बननी होती है, दिमाग हमारा 15-16 साल तक बनता रहता है। तो ये विभिन्न गति का सिद्धांत होता है, विकास की जो विभिन्न गति होती है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा लास्ट है, ये पूर्वानुमान का सिद्धांत है। हम विकास के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं, मतलब विकास का अंदाजा लगा सकते हैं, उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम 2 वर्ष का जो बालक है वह बालक बोलना सीख जाता है। 2 वर्ष का बालक बोलना व चलना सीख जाता है। लेकिन अगर कोई बालक 1 वर्ष का है और उसने तभी बोलना व चलना सीख लिया, तो हम उसे देखकर उसका अवलोकन करके उसके विकास का अंदाजा लगा सकते हैं और पूर्वानुमान कर सकते हैं कि इस बालक का विकास अच्छे से होगा, आगे ये और भी क्रियाएं जल्दी अच्छे से सीख लेगा।
इसके अलावा कोई बालक 3 वर्ष का है और उसने अभी तक चलना व बोलना नहीं सीखा, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं इस बालक का विकास खराब हो रहा है। ये इसका जो विकास है वह धीमी गति से आगे इस बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इस तरह से हम बालक के विकास का अवलोकन करके उसका अंदाजा लगा सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं इस बालक का विकास किस प्रकार हो रहा है, आगे किस प्रकार हो सकता है, या क्या क्या समस्याएं या क्या क्या फायदे इस बच्चे को मिलने वाले हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है तथा इसके प्रति भविष्यवाणी की जा सकती है। बालक के विकास का अवलोकन कर उसके विषय में भविष्य के प्रति अनुमान लगाए जा सकते हैं कि बालक का विकास किस दिशा में जा रहा है और आगे उसका विकास किस प्रकार का होगा। जैसे तीव्र बुद्धि वाले बालक का विकास अच्छा होगा और मंद बुद्धि बालक के विकास में बाधा आ सकती है, तो हम बच्चे के बालक के विकास के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तब ये हमारे विकास के 12 सिद्धांत थे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो पहले आप हल्का सा विकास के बारे में इंट्रोडक्शन लिख देना, विकास क्या होता है, उसके बारे में विकास के सिद्धांत के बारे में लिख देना थोड़ा सा, कि ऐसा कोई भी सिद्धांत जो विकास की व्याख्या करता है कि हमारा विकास किस प्रकार से होता है, किन किन क्रियाओं का, किन किन तथ्यों का अनुसरण करता है, वे सिद्धांत विकास के सिद्धांत कहलाते हैं। कुछ विकास के सिद्धांतों की हम निम्नलिखित चर्चा करते हैं, तो इस तरह से लिखकर आप पेपर में लिख देना अपने। ये 12 हेडिंग है, आसान हेडिंग है, कोई भी आप 10 हेडिंग लिख सकते हैं अपने पेपर में। सबसे पहले यह सकल विकास का सिद्धांत है, मतलब विकास के सभी पक्षों का विकास एक साथ होगा। बुद्धि का, हमारे शरीर का, सामाजिकता, नैतिकता, सबका विकास एक साथ होता है, आगे पीछे नहीं। सहसंबंध का सिद्धांत, अगर विकास के एक किसी आयाम में दिक्कत होती है तो उसका प्रभाव दूसरे आयाम पर भी पड़ता है। अगर बालक की बुद्धि का विकास रुक गया है तो उसका शारीरिक विकास भी रुक जाएगा। समान प्रतिमान का सिद्धांत, एक प्रकार की जाति प्रजाति के विकास में समानता देखने को मिलती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, किन्हीं भी दो बालकों या व्यक्तियों का विकास बिल्कुल समान नहीं होता, कुछ ना कुछ अंतर उनमें अलग होता है। एक प्रकार का हो सकता है लेकिन बिल्कुल समान नहीं हो सकता है। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास कभी नहीं रुकता, पूरी जिंदगी चलता रहता है। निश्चित क्रम का सिद्धांत, विकास का एक क्रम निश्चित होता है कि बालक पहले घुटने के बल चलेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना, तो एक क्रम निश्चित होता है विकास का। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, बालक पहले सामान्य क्रियाएं करनी सीखता है, बाद में विशिष्ट क्रियाएं करनी सीखता है। जैसे बालक पहले घुचड़ू मुचड़ू सामान्य रूप से पेंसिल चलानी सीखेगा या पेन चलाना सीखेगा और बाद में कोई एक विशेष लेटर लिखना सीखेगा। एकीकरण का सिद्धांत, जब बालक छोटा होता है, शुरुआत में बालक किसी काम को करने के लिए अपने पूरे शरीर को एक कर देता है और जैसे ही वह बड़ा होता है तब वह उस काम को किसी एक विशेष अंग से करता है जिससे वह किया जाता है। स्थूल से सूक्ष्म क्रियाओं का सिद्धांत, बालक पहले अपनी बड़ी मांसपेशी का प्रयोग करना सीख जाता है, छोटी मांसपेशी मतलब उंगलियों का प्रयोग करना बाद में सीखता है। निश्चित दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा निश्चित होती है, ऊपर से नीचे की ओर होती है, अंदर से बाहर की ओर होती है। विभिन्न गति का सिद्धांत, हमारे विकास की गति अलग अलग होती है, एक ही नहीं होती। हमारे शरीर के अंगों की विकास की गति भी अलग अलग होती है। पूर्वानुमान का सिद्धांत, हम बालक का विकास देखकर किस प्रकार का हो रहा है हम अनुमान लगा सकते हैं उस बच्चे के बारे में, आगे ये क्या कर सकता है या इसके विकास के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं। ये हमारे विकास के सिद्धांत थे। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएड एग्जाम के लिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।